नमस्कार फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं राजेश गौतम फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर के, मैथ्स का एक टॉपिक लेकर के, जिस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये जो टॉपिक है इसको 4 पार्ट्स में इसको बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये एक छोटा टॉपिक नहीं है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको 10th स्टैंडर्ड 11th 12th सब में काम आने वाला है। ठीक है, तो मैं तो 9th स्टैंडर्ड के लिए बनाऊंगा, बट 9th स्टैंडर्ड का जब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा, तो आपको 10th में भी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके बाद इससे बड़ी वाली जो क्लासेस हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल थोरोली पूरा का पूरा इसको स्टार्टिंग से आपको समझा सकूं और 9th स्टैंडर्ड के साथ साथ आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकूं 10th स्टैंडर्ड के लिए भी। तो ये जो वीडियो मैं जब बनाऊंगा तो 4 पार्ट में जो बनेगा, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं। पहला मेरा जो फर्स्ट पार्ट होगा इसका, उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसमें पॉलिनोमियल्स का टोटल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि व्हाट इज पॉलिनोमियल्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आर देयर, इस प्रकार की सारा इंट्रोडक्शन इसमें दिया जाएगा। सेकंड पार्ट जो होगा उसमें एक रिमाइंडर थ्योरम एंड एक फैक्टर थ्योरम, इन दोनों को डिस्कस किया जाएगा। थर्ड पार्ट में फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स की, पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज किया जाता है वो वाला हम इसमें देखेंगे। पार्ट 4 में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आपने वैसे भी 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में भी काफी किया है, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा और एडवांस है और उस बेस पे थोड़े से क्वेश्चंस या सम्स भी देखेंगे। तो ये 4 पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे 4 वीडियोस के अंदर, बट एक एक वीडियो आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि जब पहला वाला आपको समझ में आएगा तब उसके नेक्स्ट वाला आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप जब ये वीडियोस देखोगे तो सीक्वेंस में देखें। ठीक है, कोई भी चीज जब अगर हम बीच में कोई स्टेप मिस कर देते हैं तो अगला वाला समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि आपको किस सीक्वेंस में ये वीडियोस देखने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल के बारे में बात कर रहे थे, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल को जरा आप देखिए, जैसे आप हिंदी में संधि विच्छेद कहते हैं, इसको भी जरा इसके पार्ट्स में अलग कीजिए, पॉली और नोमियल। पॉली मीन्स मैनी, ये प्लूरल में यूज किया जाता है, मोर देन वन पॉली हो गया। नोमियल मीन्स टर्म्स, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई भी इक्वेशन या ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन वन टर्म हो, वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में चला जाता है। अब टर्म्स क्या है, अब ये टर्म्स वाले समझना जरूरी है। व्हाट इज टर्म और व्हाट आर टर्म्स, टर्म्स क्या है। अब यहां देखिए, एक है 2x 3xy माइनस 5xyz, अब इनके बीच में यहां लगा है कोमा, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया, इससे इसका कोई रिलेशन, ये अलग है। कोमा लगा ना, ये इंडिपेंडेंट, इसके बाद फिर कोमा लगा, ये इंडिपेंडेंट और ये, तो ये 3 अलग अलग टर्म्स हैं, बट ये इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं। इनको कहेंगे, जो ये सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, सिंगल टर्म, और जो सिंगल टर्म होते हैं यानी कि सिंगल टर्म, उनको कहा जाता है मोनोमियल, एक टर्म। अब बाइनोमियल का कैसे पता चलता है कि ये 2 टर्म का है, देखिए अगला वाला देखिए, जैसे 2x + 4 कोमा यहां लगा, 2 टर्म के बारे में पता किया जा सकता है, ये देखा जाता है कि कितनी जगह पर प्लस या माइनस के साइन लगे हैं। आप यहां देखिए, बीच में टर्म्स के बीच में यहां प्लस लगा है, यानी इससे पहले का एक टर्म और उसके बाद का एक टर्म, यहां प्लस लगा, उसके पहले का एक टर्म, उसके बाद का एक टर्म। ये माइनस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने प्लस लगाया तो प्लस ही होगा, वो माइनस भी हो सकता है। तो उससे पहले का एक टर्म, उसके बाद का टर्म, तो 2 टर्म हुए। यहां पर भी देखिए, ये प्लस का, तो प्लस से पहले एक टर्म और प्लस के बाद एक टर्म, माइनस लगा है। आप कहेंगे सर 2 जगह पर, यहां पर तो एक तरफ प्लस लगा है, एक तरफ माइनस लगा है, बट उसके आगे तो कुछ और नहीं लिखा ना, तो ये माइनस तो इसी का कहलाएगा और ये प्लस इसका कहलाएगा। इस हिसाब से तो ये एक टर्म और दूसरा टर्म ये, तो ये भी 2 टर्म कहलाते हैं। तो 2 टर्म्स पॉलिनोमियल, ये कहलाते हैं 2 टर्म्स पॉलिनोमियल, और जिनको हम बाइनोमियल कहते हैं, बाइनोमियल। अब इसमें देखिए x + y + z, यानी बीच में अलजेब्रिक ऑपरेशन, मतलब कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगे हुए हैं। 3 यहां पर टर्म दिखाई दे रहे हैं,
1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, 3 टर्म्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 3xyz, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, तो 4 टर्म का हो गया। ये 3 टर्म्स वाले 3 टर्म्स पॉलिनोमियल को ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स वालों को कहते हैं, 4 टर्म्स पॉलिनोमियल को क्वाड्रिनोमियल कहते हैं। उसी तरह से जैसे जैसे टर्म्स बढ़ते हैं उनके नाम भी उसी हिसाब से चेंज हो सकते हैं, चेंज हो जाते हैं। 5 टर्म्स वालों के पेंटानोमियल, 6 टर्म्स वालों के हेक्सानोमियल। अगर आपको ये नाम याद ना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। 2 टर्म्स वालों को 2 टर्म्स पॉलिनोमियल, 3 टर्म्स वालों को 3 टर्म्स पॉलिनोमियल, 4 टर्म्स वालों को 4 टर्म्स पॉलिनोमियल, 7 टर्म्स वालों को 7 टर्म्स पॉलिनोमियल, 8 जिसके टर्म्स जो 8 टर्म्स में है तो 8 टर्म्स पॉलिनोमियल। कोई जरूरी नहीं है, ये बात एक ही है कि आपने पहचान तो लिया ना कि कितने टर्म है, बस उसका वो दूसरा नाम याद नहीं आया। लेकिन आपको ये कर लेना चाहिए, मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, आपको ये याद होंगे। मोनो फॉर सिंगल, बाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, क्वाड फॉर 4, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नॉने और डेका। ये तो काउंटिंग आपने उससे पहले कई बार याद किया हुआ है। ऑक्टेगन, हेक्सागन, हेप्टागन किए है ना आपने, 7th और 8th स्टैंडर्ड में भी है ये, वही नंबर्स है ये। ठीक है, तो क्या देखा आपने? पॉलिनोमियल्स क्या है, उसकी जो डेफिनेशन के साथ अगर बोले तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई एक इस प्रकार का एक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म, एक से ज्यादा टर्म जिसमें होते हैं वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आता है। मोनोमियल पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं है, उससे वो अलग है, सिंगल टर्म है। तो पॉलिन में तो प्लूरल आना चाहिए ना, वो मैंने नाम जरूर लिख दिया, बट पॉलिनोमियल की कैटेगरी में जो आएंगे सारे एक टर्म से ज्यादा वाले आएंगे। ठीक है, an algebraic expression having more than one term is called polynomial। ठीक है, सिंपल इंट्रोडक्शन ये वाला है। अब आगे देखते हैं, अगर इनकी पावर्स होती है तो उनको फिर क्या कहा जाता है। इन्हीं पॉलिनोमियल्स को आगे हम इक्वेशन के रूप में भी बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, इस प्रकार से। चलिए उन्हें भी देखते हैं। चलिए देखें, अभी आपको मैंने बताया कि 1 टर्म का क्या कहलाता है, 2 टर्म्स वाले क्या कहलाते हैं, 3 टर्म्स वाले क्या कहलाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स, जिनको कि मैंने कहा इक्वेशन भी आप कहेंगे, तो कोई भी इक्वेशन या पॉलिनोमियल अगर 1 वेरिएबल का कब कहलाता है? 1 वेरिएबल का तब कहलाता है चाहे वो मोनोमियल हो, उसमें एक ही वेरिएबल हो, चाहे बाइनोमियल हो, एक ही वेरिएबल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, हर जगह एक ही वेरिएबल हो, यानी x है तो x ही हर जगह पे होना चाहिए, y है तो y ही हर जगह होना चाहिए, z है तो z ही होना चाहिए, कोई दूसरा वेरिएबल उसमें नहीं आना चाहिए, तो उसे कहते हैं 1 वेरिएबल का। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है, वो चाहे बाइनोमियल हो, चाहे ट्राइनोमियल हो, चाहे कि आपका क्वाड्रेट वाला हो, चाहे फिर वो पेंटा पॉलिनोमियल हो, यानी कितने भी टर्म वाला पॉलिनोमियल क्यों ना हो, अगर उसमें सिर्फ x है, हर जगह x ही x है, तो वो 1 वेरिएबल कहलाता है। उसमें अगर 2 वेरिएबल आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मोनोमियल में x y एक साथ, मोनोमियल का मतलब तो एक ही टर्म हुआ, एक ही टर्म में तो फिर वो एक ही टर्म के अंदर होने चाहिए दोनों। अगर 2 वेरिएबल का बोला गया है तो एक ही टर्म में दोनों आने चाहिए। -5xy है, ये मोनोमियल है क्योंकि एक टर्म है, बट ये 2 वेरिएबल का है। ये बाइनोमियल है, x y 2 वेरिएबल है। ये ट्राइनोमियल है, x y y, यानी इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल x और y का यूज है, चाहे वो कितने भी फॉर्म में हो रहा हो, मतलब मींस कितनी भी पावर के साथ है, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 2 ही वेरिएबल है, एक x और एक y, x और y, बस। इसके अलावा कोई तीसरा वेरिएबल इसमें यूज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे कहलाते हैं 2 वेरिएबल्स में। 3 वेरिएबल्स में यानी x y z, और जरूरी नहीं है कि x y z a b हो सकते हैं, a b c हो सकते हैं, a d f हो सकते हैं, u v w हो सकते हैं, कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं। यहाँ पे x y z में x y z से ही काम कर रहा हूँ अभी। तो 3 वेरिएबल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो x y z 3 वेरिएबल मोनोमियल के ही अंदर है, x y z, और ये आप देख सकते हैं 4x + 5z माइनस z, सॉरी 4x + 5y माइनस z + 4। अब मैंने 3 वेरिएबल यूज किए, लेकिन टर्म तो 4 यूज किए ना, 1 2 3 4, 4 टर्म का एक ये है।
आप 4 टर्म वाले में 3 वेरिएबल, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो कि मैं 2 वेरिएबल की बात कर रहा हूं तो मेरे को 2 ही टर्म बनाने हैं, नहीं, कितने भी टर्म का क्यों ना हो, बट हमने देखना है कि वेरिएबल कितने हैं। 3 ही तरह के वेरिएबल हैं, तो ये 3 हम इसको कह सकते हैं। जैसे कि आया हमारा थर्ड 3 टर्म्स पॉलिनोमियल, 3 टर्म्स पॉलिनोमियल जिसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं इन 2 वेरिएबल्स। इस वाले को क्या कहेंगे, इसे कहेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इसे क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे क्वाड्रिनोमियल। इस वाले क्योंकि 4 टर्म है ना, इसको हम कह सकते हैं क्वाड्रिनोमियल। कितने वेरिएबल के साथ है, इन 3 वेरिएबल्स। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी पॉलिनोमियल को अगर हमें बताना है कि कितने उसके अंदर वेरिएबल हैं और वो कैसे पहचानेंगे, आपको यहां से समझ में आ रहा होगा। आगे कि नेम ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशंस इफ, अगर उनकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम का पावर का मतलब ज्यादा बार नहीं, सबसे बड़ी पावर, यहां पर मैक्सिमम का पावर है मतलब है यहां पे सबसे बड़ी पावर। अगर सबसे बड़ी पावर 1 ही है तो इस प्रकार की जो भी पॉलिनोमियल होता है या इक्वेशन होता है उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं, लीनियर। देखिए ये 2x है, ये मोनोमियल है और x की कोई पावर नहीं है। जब किसी की कोई पावर नहीं होती तो 1 मानते हैं, तो इसकी पावर 1 मानी जाएगी। ये है एक लीनियर इक्वेशन। -x, इसके ऊपर भी कोई पावर नहीं है, तो ये भी एक मोनोमियल है बट ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। यहाँ 7x + 4 बाइनोमियल में आया, x की कोई पावर नहीं है यानी 1 मान दी जाएगी, तो ये है बाइनोमियल। बाइनोमियल का कौन सा, लीनियर इक्वेशन। ये ट्राइनोमियल आया, ट्राइनोमियल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाम को समझिए, क्या बोला मैंने, पहले ट्राइनोमियल लीनियर इक्वेशन क्योंकि सबकी पावर 1 1 ही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये भी आ गया ना 2 वेरिएबल वाली, ट्राइनोमियल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सेम इधर सबसे बड़ी पावर अगर 2 है, जैसे कि y की 2 है तो मोनोमियल है, बट ये ये आपको कहलाएगा क्वाड्रेटिक। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। 2 टर्म्स में हो, मान लीजिए इधर ही मैंने 2 लगा दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाइनोमियल है बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। तब फिर लीनियर नहीं कहलाएगी क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, फिर सिंगल है, फिर ये, तो सबसे बड़ी पावर क्या आ गई यहाँ पे 2, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इन 1 वेरिएबल। x² z² y की 1 z की 2 और x की 2, सबसे बड़ी पावर तो 2 ही निकली, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ठीक है, अब इसी से मैंने अब तक आपको कितना क्वाड्रेटिक बताया। अगर सबसे बड़ी पावर 1 है तो उसका लीनियर इक्वेशन नाम होगा, सबसे बड़ी पावर 2 है तो क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, सबसे बड़ी पावर 3 है तो हम क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, कहीं पे सबसे बड़ी पावर 3 है तो उसको क्यूबिक, 4 है तो क्वार्टिल, 5 है तो क्विंटिक, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो सबसे बड़ी पावर कहीं 7 है तो उसको कहेंगे हेप्टिक या हेप्टा इक्वेशन, और 8 है तो ऑक्टिक, 9 है तो नोनिक और 10 है तो डेसिक। ठीक है, और ऐसा ही अभी आपने अभी पीछे स्क्रीन पे देखा था जब हमने नाम दिए थे, टर्म्स पे दिए थे टर्म्स, तो आपको वो लर्न हो जाएंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स इन पॉलिनोमियल्स और यू कैन से इक्वेशंस। जैसे आपने कई बार कोफिशिएंट वर्ड सुना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट वर्ड सुना है, कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल, ये 4 टर्म्स इसी के कैटेगरी में, इसी के अंदर आते हैं, कुछ जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक आ रहा है पहले कोफिशिएंट। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपके पास लिखा हुआ है, दैट इज 3x + 5xy - 7xyz, कोफिशिएंट ऑफ x। इसमें x का कोफिशिएंट कौन है, अब सिर्फ कोफिशिएंट मांगा है, तो आपके पास इस पूरे पॉलिनोमियल में इधर x का कोफिशिएंट है 3,
मतलब जिसका भी कोफिशिएंट आपसे मांगा जाता है उसको छोड़ के बाकी उसके साथ जितने भी थे वो सारे आपको बताने होते हैं। इसमें x छोड़ दिया तो 3 बचा, इसका अब यहाँ पे प्लस वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ कॉमा लगा के इनके कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। x हटा दिया तो कितना बचा 5y, वो प्लस का था, ठीक है। तीसरा इधर x छोड़ दिया, कौन बचा -7yz, ठीक है। इस पॉलिनोमियल में x का कोफिशिएंट इसका ये था, इधर x का 5y था, इसका x हटा करके -7yz था, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट अगर आपको निकालना है तो y जिसमें है उसी में बताया जाएगा। इसमें y नहीं है, इसमें और इसमें है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा 5x और इसमें आ जाएगा -7xz, -7xz, ये आ गया आपका कोफिशिएंट ऑफ y, इसके अंदर इसका आ गया। अब यही कोफिशिएंट हम न्यूमेरिकल में वो पूछा जाए कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, जैसे कि एक्स वाई का न्यूमेरिकल, तो हमें पहले पता करना है कि एक्स वाई वाला है कौन सा, इन तीन में से एक्स वाई वाला ये है। और न्यूमेरिकल में हम बताते हैं नंबर, ठीक है, नंबर बताते हैं। तो इसके अंदर हम जब भी किसी का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो या तो वो पूरा का पूरा यहां लिखा होगा या सिर्फ आपको बोला जाएगा फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म वाले का। तो ये पूरा इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है सिर्फ -5, मींस जो नंबर आगे है बाई चांस, अभी जैसे आपके पास सिर्फ xy था, -5 नहीं लगा था, तो इसके आगे कोई नंबर, जब किसी के पास कोई नंबर ना हो आगे मल्टीप्लाई में, तो वहां पे हम 1 मान के चलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे 1 था तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 कहलाएगा। अब मैंने क्योंकि इस इक्वेशन में से देना है तो मैंने -5 यहाँ लिख दिया, तो आपका -5 ही न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। इसके अंदर 7xyz, इसमें से न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन है, वेरिएबल यूज नहीं करेंगे इसके अंदर, वेरिएबल नहीं लिखे जाते, सिर्फ नंबर लिखा जाता है, दैट इज 7, इसलिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। कांस्टेंट टर्म जैसे कि आपने लिख दिया 3x - 5xy + 7xyz -6, ठीक है, -6 लिखा। ये -6 के पास कोई वेरिएबल लिखा क्या मैंने, ना x लिखा, ना y लिखा, ना z लिखा। तो ये जो 6 है ये कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। 4 टर्म हो गए यहाँ पे, इनमें से कौन सा टर्म कांस्टेंट है, ये चौथा वाला। बट ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, यानी वहां पर आपके पास या तो 3 लिखा है सिर्फ, उसके आसपास कोई भी वेरिएबल वाला कोई भी फॉर्म नहीं है, 3 हो या माइनस में कोई नंबर हो, प्लस में कोई भी कितना भी छोटा कितना भी बड़ा, इस प्रकार के नंबर्स को कांस्टेंट नंबर कहा जाता है। और क्योंकि उसके अंदर कोई वेरिएबल यूज कर ही नहीं रखा है, तो अगर हम उसे पॉलिनोमियल के नाम से बोले तो फिर वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही कहलाएगा। तो 3 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, -5 ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, 89 कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, -6 ये सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि ये इस पूरे पॉलिनोमियल का एक हिस्सा है। तो ये एक पूरा एक पॉलिनोमियल है, उसका एक टर्म है ये, बट ये किसी का हिस्सा नहीं, इंडिपेंडेंट कहीं पर है बस, तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कहीं पे 0 है तो 0 भी तो एक नंबर में ही काउंट किया जाता है, तो वो भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट क्योंकि 0 है तो इसको हम एक 0 पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा किसी वेरिएबल के साथ अगर कहीं लिखा है 0 तो वो तो मल्टीप्लाई होकर तो 0 ही कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए ये भी एक 0 पॉलिनोमियल है, ये भी कन्वर्ट होकर 0 ही हो जाना है, तो ये भी एक 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब तक हमने देखा पॉलिनोमियल्स, हर प्रकार की कैटेगरी वाइज हमने देख लिया है। व्हाट इज नॉट पॉलिनोमियल, तो फिर पॉलिनोमियल क्या नहीं है, पॉलिनोमियल का क्या नहीं है। देखिए पॉलिनोमियल आपने देखा, यहां पर अगर मैंने कोई पावर नहीं दी है तो मैं दे सकता हूं, कहीं पे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, बट क्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिए। अ पॉलिनोमियल हैविंग वेरिएबल विद पावर, मतलब कोई पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल भी है और उसमें कोई पावर भी है, तो क्योंकि किसी के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 तो पावर होती है, वेरिएबल है और उसकी कोई पावर भी है, और वो पावर एंड पावर और एक्सपोनेंट, और वो जो पावर और एक्सपोनेंट जो भी है वो डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर। अब वो होल नंबर में नहीं है, किसी की पावर अगर होल नंबर में नहीं है किसी पॉलिनोमियल के अंदर तो वो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए
अंडर रूट में x प्लस 2 दिया है, तो रूट x का मतलब क्या है, ये 1/2 पावर होती है ना। ये जो स्क्वायर रूट है ये 1/2 होता है पावर में, तो क्या ये होल नंबर है? होल नंबर होता है 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आगे बढ़ेगा। उसमें कहीं हम फ्रैक्शन में कोई नंबर लेते ही नहीं, होल नंबर में कोई फ्रैक्शन आता ही नहीं। होल नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर और एक जीरो, जीरो और नेचुरल नंबर के सारे नंबर वही होल नंबर है। तो ये ना तो जीरो है ना 1 2 3 है, ये बल्कि फ्रैक्शन में है। जब किसी वेरिएबल की पावर चाहे रूट में हो, क्यूब रूट में हो, कितना भी, चाहे यहाँ पे 3 लिखा हो, 3 लिखा हो, तो भी तो 1/3, तब भी ये किसी होल नंबर में नहीं है। तो इस प्रकार की कोई भी पॉलिनोमियल जिसके ऊपर सर्ड, इन्हें हम सर्ड्स कहते हैं, सर्ड या फिर रूट्स कहते हैं, इस प्रकार से रूट लगा हो, ठीक, किसी भी वेरिएबल के ऊपर, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल की यही कंडीशन है कि जो भी वेरिएबल है उसकी सारी पावर्स होल नंबर में होनी चाहिए, और होल नंबर में जीरो होता है ना, तो मींस पावर जीरो हो चल जाएगा, बट फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में, इस तरह की चीजों में नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, पावर अगर माइनस में आए तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता है। रीजन क्या है, जैसे कि y के ऊपर -2 है, ठीक है, y के ऊपर -2 है, तो माइनस को हटाने के लिए तो हमें इससे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाली तो x प्लस ये 1/y की पावर 2, यानी ये वेरिएबल तो नीचे चला गया, ठीक है। तो पावर्स नेगेटिव में भी नहीं होनी चाहिए, पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, और वो नीचे भी नहीं होना चाहिए। जहां पर भी वेरिएबल के ऊपर रूट आएगा, चाहे वो स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, या कोई आगे वाला बड़ा रूट हो, वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। किसी के ऊपर अगर नेगेटिव में पावर है तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कोई वेरिएबल नीचे है, डिनोमिनेटर की जगह पर है, तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, किसी नंबर के ऊपर रूट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वेरिएबल के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है, ऐसा नहीं है, इसकी वजह से नहीं है ये पॉलिनोमियल। नंबर पे तो रूट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए, इंट्रोडक्शन के बाद अब आते हैं थोड़ा सा इन पे वर्क करने का पार्ट आ चुका है। जीरोस और रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, जो जीरोस होते हैं उन्हीं को हम रूट्स भी बोलते हैं। अब ये आपके लिए एक नया टर्म है, जीरो और रूट वाला। ये क्या है, पहले उसको समझते हैं। देखिए, अब आप देख सकते हैं ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। इसको मैंने आगे px, py, gx वगैरह इस तरह से लिखा है। ये क्या है, जब भी कोई पॉलिनोमियल आपके पास हो, पॉलिनोमियल या इक्वेशन, उसके आगे ये क्या शो करता है, ये कहता है कि दिस इज अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x। ये x ये शो करता है कि इस पॉलिनोमियल में यही वेरिएबल है। 2x - 6 ये पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x। y + 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है जो कि y वेरिएबल का है। इसमें सारे x का है तो x वेरिएबल का है, ठीक है। अब इस वाले पॉलिनोमियल का नाम हो गया px, इस पॉलिनोमियल का नाम हुआ px, इस पॉलिनोमियल का नाम हुआ py, इस पॉलिनोमियल का है gx। मैंने यहाँ p दिया है, आप कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ gx कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे आप qx भी लिख सकते हैं, यहाँ पर fx भी लिख सकते हैं, zx भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं जब आपके पास कोई पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। और आपको जरूरत महसूस हो रही है कि मैं इसको बार बार हर बार यही ना लिखूं, तो उसके आगे आपने मान के चलिए gx लिख दिया, तो आप जहां पर भी gx लिखोगे, जहां पर भी, वो gx इसी को रिप्रेजेंट करेगा। इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे gx लिखते, जो आपने इसको इक्वल में नाम दिया है उसको लिखते रहोगे, तो इसके लिए ये हर बार यूज किया जा सकता है, तो इसका नाम हो गया gx। अब बात कर रहे हैं हम जीरोस। आखिर जीरो है क्या या रूट है क्या? जीरो या फिर रूट इज द वैल्यू ऑफ x। ये x की वैल्यू है, जो x, द वैल्यू ऑफ x, या फिर मैं ये कह दूं वेरिएबल बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि x इसलिए नहीं क्योंकि हर जगह x तो नहीं होगा। जीरो रूट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हेन इट इज पुट इन पॉलिनोमियल, और जब वो वैल्यू पुट की जाती है किसी पॉलिनोमियल में, इट मेक्स टोटल वैल्यू जीरो।
तो ये उस पूरी वैल्यू को जीरो कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल के तौर पर ही है ये सारे के सारे, ये 1 2 3 और इसको मैं 4 नंबर देता हूँ। पहले फर्स्ट ही ले लेता हूँ, px 3x है, ठीक है। ये जीरो कब बनेगा पूरा, मैं इसको पूरे को जीरो बनाना चाहता हूँ। तो आपको यानी एक बार x की जगह अगर हम जीरो पुट कर दें, तो x की जगह पे जीरो पुट करूंगा तो हर x की जगह पे जीरो पुट करना पड़ेगा। क्या टोटल वैल्यू जीरो नहीं हो गई? हो गई ना। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो जीरो ही है, यानी इसको जीरो लाने के लिए किस वैल्यू की जरूरत है? जीरो की ही जरूरत है, ठीक है। टोटल वैल्यू क्या हो गई? जीरो हुई, बट किसकी वजह से? जीरो की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपके पास जैसे कि ये वाला है px 2x - 6। अब मैं यहां पर एक बार 1 लिख करके देखता हूं, ठीक। तो मतलब x यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 - 6 = -4। क्या जीरो हुआ? नहीं हुआ। कुछ और चेंज करके देख लेते हैं। मैंने इसको चेंज किया, 2 लिया, तो 2 से आया, देखते हैं 4 - 6 -2 आ गया, अभी भी जीरो नहीं हुआ। एक बार मैं 3 लेके देख लेते हैं हम। मैंने 3 लिया तो आप देखेंगे 2 3 का 6 - 6 0 आया ना, जीरो। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो जो है, जीरो ऑफ px इज क्या लेने पे जीरो आएगा? दैट इज 3। इस इक्वेशन का या इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है या जो रूट है वो है 3, क्योंकि ये 3 ही ऐसा नंबर है जिसको पुट करने पर ये जीरो आ जाता है पूरा। और इसी को जीरो की बजाय हम रूट नाम भी दे सकते हैं कि रूट ऑफ दिस px इज 3। थर्ड वाला देखिए आप, जैसे कि आपका है py y + 2। अब देखिए कितना इजी है, आप एक बार में देखते ही बता सकते हैं प्लस का 2 है, तो यहां अगर हम -2 पुट कर दें y की जगह -2, तो हो गया ना जीरो। तो यहां पर इसका कौन जीरो बनेगा? दैट इज -2। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ की। फोर्थ में क्या है? gx है आपका x² + 2x - 8। बताइए किसको पुट करने पर यहां पर इसका जीरो बन सकता है? ट्राई एंड एरर मेथड एक आपने किया होगा 7th क्लास में और 6th क्लास में भी था कि आप वैल्यू पुट करके देखो किससे जीरो आ रहा है। जब तक कि आपको ये ना पता चले कि सॉल्व कैसे किया जाता है। मैंने मान लीजिए 2 ले लिया, तो 2² + x यहाँ पे 2 रखा -8, 4 + 4 -8, तो टोटल 8 - 8, तो ये तो जीरो आ गया, आया ना। x की जगह पर जीरो रखने पर तो इसका जीरो कौन हुआ? इसको टोटल को जीरो बनाने के लिए किस वैल्यू की जरूरत पड़ी? 2 की। थर्ड वाले का जीरो, यानी अब हम इनकी बात कर दे तो जीरोज फर्स्ट आंसर में कौन था? जीरोज, जिसकी वजह से जीरो बना, दैट इज जीरो। सेकेंड आंसर में जीरोज कौन था जिसकी वजह से ये जीरो बना? दैट इज 3। थर्ड वाले में कौन था जिसकी वजह से जीरो बना? दैट इज -2। और फोर्थ में कौन है जिसकी वजह से जीरो बना? दैट इज 2 प्लस का। इन चारों में समझ में आया जीरोज क्या है? जीरोज वो वैल्यू है जिसे अगर इनमें अपने पॉलिनोमियल्स में के वेरिएबल में पुट कर दिया जाता है तो टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। अब इन्हें फाइंड कैसे किया जाता है? देखिए अभी तो ट्रायल एंड एरर मेथड के हिसाब से आप चल रहे थे, अब देखते हैं इन्हें फाइंड कैसे किया जाता है। यहां पर है वो फाइंड द जीरो और रूट ऑफ दिस। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक जैसे px इसका नाम रख लिया हमने, रख लिया। अब हम क्या चाहते हैं? चाहते ये हैं कि भाई x की कोई ऐसी वैल्यू निकले जो इस पूरे को क्या कर दे? जीरो कर दे। यही चाहते हैं ना कि x की कोई ऐसी वैल्यू निकलनी चाहिए जिससे जीरो बन जाए, ठीक है। अब इसको जीरो बनाना है तो ये px टोटल क्या होना चाहिए? जीरो, तो इसका वैल्यू जीरो होना चाहिए।
तो अब हम इन्हीं को ले लेते हैं सिर्फ। 5x माइनस 7 का आंसर 0 आना चाहिए। तो 5x माइनस 7 जाकर के हो जाएगा प्लस 7, x यहीं पर, तो 7/5, क्योंकि 5 तो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा वहां जाके। अब देखते हैं, हमने x की वैल्यू बना तो ली कि x की जगह अगर हम 7/5 डाल देंगे तो इसका टोटल वैल्यू 0 बनेगा। ये आंसर है वैसे, ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं, हमने यहां पर 7/5 डाला तो फिर हमें यहां पर भी 7/5 लिखना पड़ेगा, -7। ठीक है, 5 से 5 गया तो कौन बचा, 7 - 7 तो क्या आया, 0 आया ना, आया ना। तो कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपको दे रखा है जिसका भी 0 करना है, पहले उसके आगे px gx जो भी आप लिखना चाहो लिख लीजिए, इक्वल में ये लिखिए। ठीक है, जो भी यहां दिया है, फिर इक्वल में 0, फिर इन्हीं दोनों को लेकर के ये काम आप ना 6th में कर चुके हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ट्रांसपोजिशन वाला ये आप 6th में, 7th में, 8th में, तीनों में कर चुके हैं। तो ये हमने जैसे कांस्टेंट टर्म वहां पहुंचाया, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंचाया, इस तरह से हमने वेरिएबल का आंसर निकाल लिया। अब उसे क्या किया, आंसर है या नहीं है चेक करा, इसमें यहां पुट किया तो जहां जहां वेरिएबल है वहां उसे रख के सॉल्व किया, 0 आया, इसका मतलब सही आंसर है। हमने चेक कर लिया ना, यहाँ ये चेक किया है, चेक करने का तरीका है, और वही चेक करने का मैं यहाँ बता रहा था। मतलब यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, कैसे वेरीफाई करना है आपको कि -2 और 2 क्या इसके जीरोस हैं या नहीं। वेरीफाई वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2 और नॉट। तो ठीक है, सबसे पहले हमने इसका नाम दिया px, हर बार px लेंगे तो आप लिखोगे सर के पास px ही है और कुछ तो है ही नहीं, gx + 2। तो अब हमने क्या किया, एक बार -2 पुट किया, -2, तो आंसर क्या आया, 0। तो ये तो यस हो गया, यस। इधर आ जाते हैं, gx x + 2, अब हमने यहाँ पे +2 लगाया क्योंकि हमने 2 लेना है प्लस का, -2 तो यूज कर लिया और इसका आंसर आया 4, तो ये हो गया नो। तो वेरीफाई में कौन आया, -2 जो है वो इसका 0 है, मतलब इसकी वैल्यू है, बट +2 इसका नहीं है, क्योंकि +2 की वजह से ये क्या नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये है आपके लिए जीरोस और रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, और कैसे फाइंड किए जाते हैं वो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। ठीक, तो अब हम थोड़ा इसको जो भी अब तक हमने थोड़ा सा सीखा है, थोड़ा उसका ऑब्जर्वेशन और देख लेते हैं। देखिए, जो जीरोस अब तक हमने निकाले हैं उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, जरा वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको ध्यान देना है और याद भी रखना है। पहला है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0। किसी पॉलिनोमियल का जब हम 0 निकालना चाहते हैं, मतलब वो जो आंसर आएगा जरूरी नहीं है कि वो 0 आए। कैसे, जैसे कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है y + 2, ठीक है, इसका जो 0 था वो कौन था, आपने ध्यान दिया था वहां -2 था वो, जिसकी वजह से ये 0 हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये जो -2 है ये क्या है, ये 0 है इस पॉलिनोमियल का, जिसकी वजह से टोटल वैल्यू 0 आई। तो ये 0 को हम रूट भी कह सकते हैं ना, तो ये रूट वैल्यू क्या है इसकी, -2। ये तो 0 तो नहीं है ना जिसकी वजह से 0 आया है। हाँ, 0 हो सकता है, जैसा कि इसके अंदर हमने देखा था, कि इसको टोटल 0 बनाने के लिए 0 की जरूरत थी, ये उसके अलावा किसी और से 0 होता भी नहीं। तो यहाँ पहला कह रहा है कि अगर किसी का जो पॉलिनोमियल का अगर हम 0 निकालते हैं, एक तो वो 0 हो सकता है, मतलब कि 0 में बी अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि ये जो वैल्यू है ये किसी के 0 में आ सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी कि वो 0 ही आए, कुछ और वैल्यू भी हो सकती है जिसकी वजह से वो 0 होगा। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर किसे कहा था, जिसके अंदर मैक्सिमम 1 पावर होती है। ये एक लीनियर है, ये एक लीनियर है। तो कोई भी लीनियर जो आप देखेंगे, एक तो एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज 1 and only 1 0, केवल एक ही वैल्यू होती है। मींस y की जगह पे -2 रखा, 0 आया। क्या y की जगह पे कुछ और रखने पे 0 आ सकता है?
नहीं आ सकता, पावर 1 ही थी, और एक बार जो यहाँ पे रख दिया जाता है और जिसकी वजह से 0 आता है वो चेंज नहीं हो सकती, वहां पे कोई दूसरी वैल्यू आकर के आंसर नहीं चेंज कर सकती। ये भी पावर 1 थी, यहाँ पे अगर 0 रखने से ही 0 आ रहा है तो सिर्फ 0 रखने से ही 0 आएगा, किसी और के रखने से 0 नहीं आएगा। बट अगर पावर चेंज हो जाती है, जैसे कि 1 1 थी तो ये लीनियर थी, अब जैसे पावर 2 हो, 3 हो, 4 हो, उनकी बात अलग है। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, अगर आप यहां पर 3 रखते हैं एक्सिया पर, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू 0 हो गई, किसकी वजह से? 3 की वजह से। लेकिन अब आप एक चीज और देखें, अगर हम -3 रख दें, सिर्फ 3 नहीं, -3 रख दें, तो भी वैल्यू 0 हो गई। इट मींस इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस हैं, 2 रूट्स हैं। रूट्स इसलिए मैंने बोला था, जीरोस 2 हैं, एक 3 और एक -3, क्योंकि ये प्लस के 3 की वजह से भी 0 बनेगा टोटल वैल्यू, और -3 की वजह से भी टोटल वैल्यू 0 बनेगी, है कि नहीं? तो यहां पे लिखा है अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 जीरो। एक पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा जीरोस हो सकते हैं, मोर देन 1 जीरो। ठीक है, देख सकते हो इसके लिए जीरोस कितने आए? 1 2, इसके लिए कितना आया? 1, इसके लिए जीरोस कितना आया? 1, क्योंकि वो लीनियर थे, क्वाड्रेटिक क्यूबिक। ध्यान रखिएगा, जितनी पावर होती है किसी की, सबसे बड़ी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 2 है यहाँ पे, किसी की पावर अगर मैक्सिमम 3 है, 1 वेरिएबल का। अब यहां पर अगली लाइन बोली हुई है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। एक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, 1 वेरिएबल में ये अब तक एक 1 वेरिएबल का था, और जैसे अगर मैं यहां बोल दूं x² प्लस 2x प्लस 1, मैंने 3 टर्म्स लिखे, लेकिन तीनों में 2 टर्म में कम से कम x ही था, यानी 1 ही वेरिएबल का है ना, 1 ही वेरिएबल का है, इसके अलावा किसी और वेरिएबल का तो नहीं है ना। तो यहां पर जब आप देख रहे हैं अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? डिग्री कहते हैं सबसे बड़ी पावर को, इसकी सबसे बड़ी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री है 2। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2। इसकी सबसे बड़ी पावर 1 थी, तो इसकी डिग्री हो गई 1। इसकी सबसे बड़ी पावर 1 थी, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 1। इसकी सबसे बड़ी पावर 2 थी, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। ठीक है, मैक्सिमम जो सबसे बड़ी पावर होती है किसी पॉलिनोमियल में, उसी को उसकी डिग्री कहा जाता है। तो आपने देख लिया इसकी सबसे बड़ी पावर डिग्री जो है 2 है, तो इसके ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस आ सकते हैं? 2 से ज्यादा जीरो नहीं आएंगे। इसकी पावर 2, इसकी डिग्री 2 थी, तो इसके आप देख सकते हैं 2 जीरोस आए थे। आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही आएंगे, 2 से कम भी आ सकते हैं, लेकिन जितनी डिग्री है ना उससे ज्यादा जीरोस नहीं मिलेंगे। इसके आंसर, जैसे इसकी x की 2 थी, तो इसके 2 वैल्यूज है हमारे पास, 2 आंसर्स हैं, जिसकी वजह से 0 हो सकता है। 3 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि मैक्सिमम इसकी पावर 2 ही है। ये यही बात कर रहा है कि पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, ज्यादा से ज्यादा कितने ला सकता है? इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कि उस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी। लेकिन वो 1 वेरिएबल में, ऐसे नहीं जैसे मैंने x y z ये कई वेरिएबल हो गए ना, 1 वेरिएबल वाली बात, जिसमें x है तो x x ही होना चाहिए सब में, y है तो y y ही होना चाहिए, z है तो z ही z होना चाहिए। उसके अंदर किसी की मान लीजिए कहीं पे z है, z z z वाले बहुत सारे हैं, ठीक है, z z z वाले मान लीजिए ये आ गया z की 5 प्लस 2z 4 माइनस 5z 2 प्लस 4, ये खत्म हो गया, मतलब यहीं पे ये +4, 1 2 3 4 टर्म हुए, बट मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 5। तो इसके अगर हम जीरोस फाइंड करेंगे तो इसमें 5 से ज्यादा जीरोस नहीं आएंगे, या तो कम आएंगे 5 से, या 5 ही आएंगे, बट 5 से ज्यादा नहीं आएंगे। ये लाइन ये कहती है। ठीक है, आप डिग्री की बात कर रहे थे, आपने यहां डिग्री समझी, इधर भी एक डिग्री के बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं लास्ट।
इसमें सबसे बड़ी पावर कितनी है? देखिए हर एक टर्म को अलग अलग देखेंगे। ये 1 2 3 टर्म का है। इस टर्म में सबसे बड़ी पावर 2, इस टर्म में कितनी है? इसकी कोई पावर नहीं तो 1, इसकी कोई पावर नहीं तो 1। ओवरऑल इस टर्म की पावर हो गई 2। ओवरऑल इस टर्म की पावर हो गई 2। 1 + 1 2, 1 + 1 2 डिग्री हो गई है, इधर 2 की हो गई। ठीक है, तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 1, तो ओवरऑल तो सबसे बड़ी पावर तो इसकी तो डिग्री फिर 2 ही हुई ना। इसके अंदर 3 है, यहां पर कितनी हुई? 2 + 2 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? सबसे बड़ी डिग्री तो फिर 4 हो गई। यहां 1 है, यहां 1 है, 1 1 1, तो ये 1 + 1 एक टर्म में हो गई 3, यहां टर्म में 1, यहां टर्म में 1, तो 1 3 1, तो सबसे बड़ी डिग्री कितनी आई? 3। फिर से समझिए, हर एक टर्म के अंदर काउंट करनी पड़ती है पावर को। यहां पर मैक्सिमम आपको 2 दिखाई दे रहा है, वेरिएबल 2 हैं, लेकिन हर एक पे एक एक था। तो जब अगर मैंने ये नहीं बताया होता तो आप इसको 1 1 और 1 ही काउंट करते, तब इसका आंसर 2 ही बोलते। यहां पर अगर मैंने नहीं बताया होता तो आप इसकी पावर 3 को ही सबसे बड़ी डिग्री लिखते। ये नहीं लिखते कि एक टर्म में यहाँ पे x की 2 है और y की 2 है, एक ही टर्म में 2 और 2 4 बन गया है। यहां पर डिग्री है 4। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक, जो इंट्रोडक्शन था वो वाला पार्ट, जीरोस का पार्ट कंप्लीट होता है। तो जिसने भी अब तक मेरे इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको रिक्वेस्ट है कि वो उसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊं उसका डायरेक्ट जल्दी से तुरंत ही नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच जाएगा। और जब भी आप कभी मेरे किसी भी वीडियो को देखते हैं, मैथ्स सीखने की कोशिश करते हैं, तो मेरी तरफ से आपको यही सलाह है कि उसके नोट्स आप ज़रूर बनाएं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने पहले नहीं पता, आपको अब दिखाई दे रही हैं, हमें समझ में आ जाता है, हम सोचते हैं लर्न रह जाएगा। लेकिन अगर आप अपने हाथ से कभी लिखेंगे, मैथ्स को हाथ से करेंगे, समय देंगे, तो ये मैथ्स भी आपको बहुत कुछ देगा। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और घर पर अभी जैसा कि कोरोना चल रहा है तो प्लीज़ अभी भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।